Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आईआईटी के तत्वाधान के साथ शुरू की गई स्वयं प्रभा के तहत जो डिफरेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कोर्स के फहरिस्त में ये 13वां लेक्चर है और ये सिटीज़न चार्टर के ऊपर है। और ख़ास तौर पे ये पिछले लेक्चर के साथ अगर जोड़ के देखें तो ये सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेशन इंटरैक्शन में दूसरा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है लोकपाल के बाद। यहाँ दो शब्द है, जैसा कि आप जानते हैं, सिटीज़न और चार्टर। यहाँ फिर से उस बात को रिस्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि क्या ये कैसे संभव हुआ कि नागरिकों के लिए एक संहिता लाने की बात सोची जाने लगी, क्योंकि पहले तक तो सिटीज़न को सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, सिटीज़न को बेनिफिशियरी के रूप में देखा जाता था, सिटीज़न को वोटर के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज हम जिस दौर में हैं जहां गवर्नेंस का मॉड्यूल है, सुशासन की बात हम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिटीज़न कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके लिए कोई डेवलपमेंटल स्टेट जो है वो संहिता या चार्टर लाने के लिए सोच रहा है। तो इसके दायरे में हमें फिर से एनपीएस को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनपीए और एनपीएम से बिल्कुल अलग है। एनपीए, जैसा कि हम जानते हैं, एक अलग तरह के वैल्यू ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की बात करता था, जहां मूल्य बहुत महत्वपूर्ण था, सामाजिक समता बहुत महत्वपूर्ण था, और साथ ही साथ जो है यथास्थिति के स्थान पर जो है प्रासंगिकता के सवाल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मिनो ब्रूक फर्स्ट के बाद आया था। उसके बिल्कुल इतर जो दूसरा है वो है एनपीएम, यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि मार्केट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बारे में बात करता है। और ये 90 के दशक में जैसे एलपीजी का पूरा मूवमेंट शुरू होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहाँ पे ये एनपीएम मॉडल को ज़्यादा तवज्जो दिया जाने लगा। लेकिन आज हम जिस दौर में हैं वहाँ हम एनपीएस को फोकस कर रहे हैं, और एनपीएस फिर से ब्यूरोक्रेसी की ही भूमिका को रेखांकित करता है, लेकिन एक नए तरीके से। और ये जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी की भूमिका को रेखांकित करता है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है लोगों के इंस्पिरेशन को आर्टिकुलेट करने में, लोगों की आकांक्षाओं को साकार रूप देने में। ब्यूरोक्रेसी की भूमिका है कि वो लोगों को सशक्त बनाए, लोगों को जागरूक बनाए, और लोगों को केवल बेनिफिशियरी, लाभुक तक ना सीमित रखे। यहाँ ब्यूरोक्रेसी की भूमिका इसलिए भी है क्योंकि यहाँ नौकरशाही जो है वो एक अलग शब्दावली, वो सिटीज़न को फोकस कर रहा है, उसके अधिकार की बात को फोकस कर रहा है, और बार बार जोर दे रहा है कि एक व्यक्ति होने के नाते हम नागरिक हैं, और नागरिक होने के कारण जो वैल्यू है हमारे साथ जुड़ी हुई, राज्य को और नौकरशाही को चाहिए कि वो वैल्यू, वो अधिकार उसे जो है वो मुहैया कराया जाए। इसीलिए नागरिकों के लिए संहिता की आज बात की जा रही है। आप देखिए, नागरिकों के संहिता पे खास फोकस किया जा रहा है, और इसी संदर्भ में ये नागरिक संहिता जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग को जानना कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, किस तरह से ये अलग अलग चरणों में निकल के आता है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि ये सुशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है, और नागरिक संहिता एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से संगठन या किसी लोक एजेंसी को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक मैत्री यानी सिटीज़न फ्रेंडली बनाया जाता है। मतलब जैसे ही गुड गवर्नेंस का स्लोगन वर्ल्ड वाइड आता है, हम सब वाकिफ़ हैं उससे, 1989 के वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट के बाद, और जिसमें कहा गया कि जो सरकार की जगह शासन पे हमें फोकस करना है,
जिसमें ये भी कहा गया कि पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट करना है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ये सब को फोकस करना है। तो उस पूरे संदर्भ में जबकि हम गुड गवर्नेंस के एरा में रह रहे हैं, सिटीजन चार्टर से ये उम्मीद की जाती है कि सिटीजन चार्टर एक आग्रह करता है पब्लिक एजेंसीज से, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से कि वह खुद को पारदर्शी बनाए, यानी खुद को ट्रांसपेरेंट बनाए, वह खुद को अकाउंटेबल बनाए टुवर्ड्स पीपल्स इंटरेस्ट, लोकहित के प्रति वो खुद को जो है वो जवाबदेह बनाए और साथ ही साथ नागरिक मैत्री बनाए, यानी सिटीज़न फ्रेंडली। अभी तक हम जानते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो नागरिक मैत्री नहीं है, वो सिटीज़न फ्रेंडली नहीं है, वो एक अलग एरोगेंस की दुनिया में काम करती रही है। ब्यूरोक्रेसी को आप देखेगा तो वो माई बाप के इमेज के साथ ही वो आगे बढ़ रही थी। तो ऐसे ब्यूरोक्रेसी में अगर हम बात करें कि वो सिटीज़न फ्रेंडली हो तो एक बहुत बड़ी बात है। खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो यही हम कहते आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो एक न्यू क्लास है, वो नया क्लास है, समाज का अलग वर्ग है नौकरशाही, क्योंकि वो अपने द्वारा सेल्फ एलोकेटेड एरिया में ही रहना पसंद करता है और उसे आम फहम के इंस्पिरेशन, आम फहम के वैल्यू, उसके दुख सुख से को बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन गुड गवर्नेंस के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की, तो हम निश्चित तौर पे चाहते हैं कि वो जो है सिटीज़न फ्रेंडली हो वो ब्यूरोक्रेसी। दूसरे शब्दों में कहें तो नागरिक संहिता प्रतिबद्धताओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसे कोई संगठन बनाता है ताकि जिस प्रकार की सेवा वो डिलीवर कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। मान के चले हम एक संस्था हैं और हमारा एक परम कर्तव्य है कि हम सेवाओं को जो है डिलीवर करें, मतलब एक बेहतर सेवा डिलीवर करें। तो वो जो सेवा हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता के प्रति हम जागरूक हो, हमें इस बात का फिक्र हो कि हम जो सेवा दे रहे हैं वो बेस्ट सेवा है, वो अपने आप में सर्वोत्तम सेवा है। और अगर हम इतना तय कर पा रहे हैं कि मेरे द्वारा दी जाने वाली सेवा सर्वोत्तम है, तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसके अंतर्गत। फिर से एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिटीजन चार्टर का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सिटीजन चार्टर एक नया विषय है और इसमें फिर से एक विद्यार्थी, शोधार्थी, स्कॉलर, मतलब जो लोकनीति और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाला हर एक विद्यार्थी को एक नज़र, सरसरी नज़र से इसके एग्जिस्टिंग लिटरेचर को भी देखना चाहिए कि किस तरह का लिटरेचर डेवलप हो रहा है सिटीजन चार्टर का। तो पहला जो लिटरेचर है वो सी पॉलिट का है, द सिटीजन्स चार्टर, ए प्रिलिमिनरी एनालिसिस शीर्षक से है और ये पब्लिक मनी एंड मैनेजमेंट एक जर्नल है, उसमें पब्लिश है। और दिस आर्टिकल हाईलाइटेड द कॉम्प्लेक्स मीनिंग ऑफ सिटीजन चार्टर एंड इट्स ओरिजिन एज ए पॉलिटिकल डिमांड। ये जो लेख है वो सिटीजन चार्टर के एक जटिल अर्थ को रेखांकित करता है एक राजनीतिक मांग के रूप में, विच डेवलप्ड इनटू ए कंटिन्यूअस प्रोग्राम दैट कंबाइंड न्यू मैनेजमेंट कमिटमेंट विथ रीस्टेटेड इंटाइटलमेंट, और जो एक निरंतर कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है जिसने नए प्रबंधन प्रतिबद्धताओं को पुनः अधिकारों के साथ जोड़ा है। It also focuses on the enhanced quality services due to charter's guideline and need for continuous research for comprehensive understanding of its effect। और यह चार्टर के दिशा निर्देशों के कारण बढ़ी हुई गुणवत्ता सेवाओं और इसके प्रभाव की व्यापक समझ के लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकताओं पर बल देता है। मतलब अगर चार्टर ज़्यादा परिपक्व होगा, चार्टर ज़्यादा गहन होगा, वो तभी होगा जबकि उसमें निरंतर जो है अनुसंधान, निरंतर रिसर्च की संभावनाओं को हम देखते रहेंगे और उसके साथ उसे आगे बढ़ाएंगे। जो अगला लिटरेचर है वो है ए बैरोन कोलिन स्कॉट का, जो 1992 में प्रकाशित है, द सिटीजन्स चार्टर प्रोग्राम। और ये लेख जो है वो द मॉडर्न लॉ रिव्यू नामक जर्नल में पब्लिश है। और द आर्टिकल टॉक्स अबाउट द सिटीजन चार्टर्स वाइट पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। जो सिटीजन चार्टर से जुड़ा जो श्वेत पत्र है 1991 में प्रकाशित हुआ है, उसको ये जो है बहुत मुस्तैदी से ये लेख बताता है। एंड दिस पेपर एम्ड to improve the quality of public service provided by the government and it was seen as a mix of earlier reform and new ideas।
और ये पेपर साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विस की गुणवत्ता है उस पे तो जोर देता ही है, और साथ ही साथ ये पुराने आइडियाज़, पुराने विचार, पुराने रिफॉर्म और नए आइडियाज़, इन दोनों का भी एक तरह से मेल मिलाप करता है, और एम्फसाइजिंग मार्केट प्रिंसिपल एंड इंडिविजुअल चॉइसेस, जिसमें बाजारवादी जो सिद्धांत है और व्यक्तिगत जो चयन है, इन दोनों को ही फोकस किया गया है। द फोकस वाज ऑन मेकिंग द पब्लिक सेक्टर मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफिशिएंट, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो सार्वजनिक तंत्र है, जो सार्वजनिक व्यवस्था है, उसको अधिक अनुक्रियाशील बनाए, अधिक रिस्पॉन्सिव बनाए, अधिक जो है उसे चेतनशील बनाए, और साथ ही एफिशिएंट भी बनाए, प्रभावी भी बनाए। द आर्टिकल एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन दिस कंटेक्स्ट, और ये आर्टिकल जो है सिटीजनशिप के कंटेक्स्ट में भी इस पूरे लेख को आगे बढ़ाता है, एंड द इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड दिस चेंजेस एंड हाउ क्वालिटी स्टैंडर्ड हैव इवॉल्व्ड। साथ ही साथ इसके पीछे के आर्थिक कारणों की भी पड़ताल करता है, और ये भी देखता है कि कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड भी इसके साथ जो है वो इवॉल्व हो रहा है, एंड इट क्वेश्चंस हाउ रीडिफाइनिंग सिटीजन्स एज इकोनॉमिक एक्टर्स माई अफेक्ट इक्वल एक्सेस टू सर्विस फॉर एवरीवन। और साथ ही साथ ये इस सवाल को भी रेखांकित करता है कि कैसे आर्थिक एक्टर के रूप में, अगर इकोनॉमिक एक्टर के रूप में अगर एक हम नागरिक को परिभाषित करेंगे, तो सेवाओं तक समान पहुंच कैसे संभव हो पाएगा, सभी को इक्वल एक्सेस सेवाओं तक कैसे होगा। तो इस लिहाज से बहुत वाइडर इकोनॉमिक संदर्भ में और जो वाइट पेपर के साथ इस पूरे सिटीजन चार्टर की पूरी परिभाषाओं को प्रस्तुत करने का जो है ये लेख काम करता है। अगला जो है वो वर्किंग पेपर है जेम्स और उनके साथियों का, 2005 में ये प्रकाशित है, और इसका शीर्षक है द सिटीजन्स चार्टर, हाउ सच इनिशिएटिव्स माइट बी मोर इफेक्टिव, जो सेंटर फॉर टेक्स सिस्टम इंटीग्रिटी रिसर्च स्कूल ऑफ सोशल साइंस ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है। दिस पेपर रिव्यूज द चार्टर इनिशिएटिव focusing on the Australian taxpayer charter success and emphasizes the importance of strategic implementation and stakeholder involvement for success of such initiative। मतलब यह जो ये पर्चा है, ये लेख है, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के टैक्स पेयर चार्टर की सफलता का गुणगान करता है, बताता है कि कैसे वहाँ पे स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन यानी रणनीतिपूर्वक क्रियान्वयन और जो हितधारक समूह है उसकी संलग्नता से जो है ये प्रोग्राम कैसे सक्सेस रहा। मतलब वहाँ जो ऑस्ट्रेलियन टैक्स पेयर चार्टर था उसकी सफलता के मूल में दो चीज़ें थी। पहला स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कि कुशलतापूर्वक कैसे उसको लागू किया गया, और दूसरा जो स्टेक होल्डर्स थे, जो हितधारक समूह थे, वो उसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था उनका। द पेपर फर्दर इंक्लूड finding from 2 surveys evaluating Australian voters' perception of how well the Australian tax office follows the charter outlined principle। साथ ही साथ ये पेपर 2 सर्वेक्षणों के माध्यम से निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं की धारणाओं का मूल्यांकन करते हुए ऑस्ट्रेलिया का जो टैक्स कार्यालय चार्टर के उल्लेखित सिद्धांतों को कितना अच्छे से पालन कर रहा है, नहीं पालन कर रहा है, इस बात का भी विस्तार से इसमें विश्लेषण किया गया है। तो इस लिहाज से ये ऑस्ट्रेलिया के खास संदर्भ में चार्टर के महत्व को जो है वो रेखांकित करता है। अगला जो आर्टिकल है वो AHM कमरुल हसन 2016 में प्रकाशित है, और इसका शीर्षक है सिटीजन्स चार्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन फेल्योर, परफॉर्मेंस ऑफ लोकल काउंसिल इन बांग्लादेश। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी जो है उसमें ये प्रकाशित है। और दिस आर्टिकल एग्जामिन्स हाउ चार्टर्स आर put into action in local council in Bangladesh, highlighting the difficulties faced by developing nation in such effort। यानी यह लेख इस बात की जांच करता है कि बांग्लादेश में स्थानीय परिषदों में चार्टर्स को कैसे कार्रवाई में लाया जाता है, और इस तरह के प्रयासों में विकासशील देशों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला गया है। It also discusses the citizen charter's lack of impact on public, attributing it to law awareness and its top-down formulation, making it hard for people to access।
और ये साथ ही साथ ये जनता पर नागरिक चार्टर के प्रभाव की कमी पर भी चर्चा करता है। कैसे लोगों के बीच बहुत पॉपुलर नहीं है बांग्लादेश में चार्टर, तो इसके लिए ये माना जाता है कि जो कम जागरूकता है चार्टर के प्रति, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है कि ये टॉप डाउन जो पूरा अप्रोच है, ऊपर से नीचे के गठन का जो अप्रोच है, ये बहुत जिम्मेदार है। अमूमन हम पॉलिसी की जब आलोचना करते हैं तो इसी संदर्भ में करते हैं। पॉलिसी जो है वो हमेशा जो है टॉप डाउन अप्रोच को फोकस कर रहा होता है, ना कि जो है बिलो से टॉप को। अगर देखिएगा, ये खासतौर पे गवर्नेंस में हम एक अलग तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं जो नीचे से ऊपर तक के अप्रोच को फोकस कर रहा है। मतलब कोई भी पॉलिसी तभी सफल होगी जब वो लोकल कंटेक्स्ट पे बनी हो, आम लोग के हिसाब से बनी हो, ना कि वो टॉप डाउन अप्रोच हो। ऊपर में जो उसके सर्टेन सिद्धांत है, सर्टेन उसके उद्देश्य हैं, उसको सभी लोग पालन करें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, कोई पॉलिसी सफल नहीं हो पाती है। एंड लास्टली द पेपर कंक्लूड्स दैट ineffective strategies and practices in developing countries hinder citizen empowerment and prevent local council from functioning well। और साथ ही साथ ये पेपर इस बात को भी प्रकाशित करता है कि किस तरह से अप्रभावी रणनीतियाँ और जो व्यवहार है खासतौर पे विकासशील देशों में, वो नागरिकों में सशक्तिकरण के मार्ग में एक बाधा है। और साथ ही साथ लोकल काउंसिल, जो स्थानीय निकाय हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही होती है, उसमें भी एक जो है प्रमुख रूप से ये बाधा जो है ये क्रिएट करता है। ये तो ये दो लिहाज से जो है उसको फोकस करता है। अगला जो लेख है वो लेख हक एम शमसूल का है, 2005 में प्रकाशित, लिमिट्स ऑफ द सिटीजन्स चार्टर इन इंडिया, पब्लिक मैनेजमेंट रिव्यू में प्रकाशित यह लेख है। एंड द आर्टिकल डील्स विद द डिफरेंशिएटेड accessibility of public where a few affluent have a greater benefit while majority have limited access। यानी ये लेख जो है आलोचनात्मक रूप से इस बात की पड़ताल करता है कि किस तरह से जो है लोक सेवा जो है, जो पब्लिक सर्विसेज है, उसका लाभ कुछ प्रभावशाली अभिजात्य दौलतिया वर्ग तक जो है सीमित रह जाता है, जबकि एक खास तबका जो बहुसंख्यक है, जो और उनके पास जो है बहुत उसका सीमित लाभ उस तक पहुंच पाता है। दिस आर्टिकल एक्सप्लोर्स हाउ सोशल एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट एंड जेंडर may reduce the charter ineffective for the less privileged citizen। साथ ही साथ यह लेख इस बात को भी उल्लेखित करता है कि किस तरह से सामाजिक बहिर्गमन यानी सोशल बहिष्करण की जो नीति है, खास तौर पे क्लास, कास्ट और जेंडर के बेस पे, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पे, वो जो चार्टर है उसको कम प्रभावी बनाता है, खास तौर पे जो वंचित तबका है उसके बीच में। एंड इट कंक्लूड्स बाय स्ट्रेसिंग द नीड फॉर appropriate initiative to overcome such social exclusion। और साथ ही साथ वो इस बात को भी रेखांकित करता है कि क्यों ज़रूरत है कि इस तरह के सोशल एक्सक्लूजन, इस तरह के सामाजिक बहिर्गमन के खिलाफ जो है हम इनिशिएटिव इस्टेब्लिश कर पाए। और ये इनिशिएटिव में एक महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव होगा, महत्वपूर्ण जो पहल होगी, वो यही होगी कि भारत में सिटीजन चार्टर जैसे पहल को, सिटीजन चार्टर जैसे जो हमारा एक कंसेप्ट है, उसको सफलतापूर्वक जो है हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि एम पोलमैन के जो एक लेख है 2006 में प्रकाशित, द ई सिटीजन चार्टर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू बूस्ट ई गवर्नमेंट्स, ये जो है एक्सप्लॉइटिंग द नॉलेज इकोनॉमी इशूज एप्लीकेशन एंड केस स्टडीज़, जो है वो iOS प्रेस के साथ पब्लिश है। और दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट Dutch e-government policy which aims to improve communication and services between citizens and the government। ये लेख डच ई सरकार की नीति के बारे में बात करता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संचार और सेवाओं में सुधार करना था। They introduced the e-citizen charter, a set of rules to guide
सिटीज़न, ये एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों के समुच्चय की बात करता है जो नागरिक संहिता में नागरिकों को जो है वो गाइड का काम करता है, दिशा निर्देशन का कार्य करता है। द ई चार्टर इज़ वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज्ड इन वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इसे विभिन्न सरकारों ने अपनी पहलों में, अपनी योजनाओं में शामिल किया है। एंड इट हेल्प्स citizens understand their rights, encourages good practices and promotes e-government। और इसके सहायता से नागरिक जो है वो अपने अधिकार के बारे में जो है उनकी जानकारी बढ़ी है और साथ ही कुछ बेहद सफल प्रयोग भी इससे निकल के आए हैं और ये ई गवर्नमेंट को भी प्रमोट करता है। दिस आर्टिकल फर्दर focuses is on empowering citizens and creating awareness to drive positive change internally। साथ ही साथ यह लेख नागरिकों को सशक्त बनाने और आंतरिक रूप से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जागरूकता पैदा करने पर भी केंद्रित है। अगला लेख जो है वो अनिल कुमार गुप्ता, ज्ञान लक्ष्मी श्रेष्ठा के द्वारा 2021 में प्रकाशित है। सिटीजन चार्टर इन नेपाली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, डज इट रियली वर्क शीर्षक से, और ये लेख पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिव्यू नामक जर्नल में प्रकाशित है। एंड इस आर्टिकल में जो है द स्टडी फोकसेस ऑन करंट स्टेटस ऑफ सिटीजन चार्टर इन नेपाली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सर्विस यूजर्स पर्सपेक्टिव। जो सर्विस यूज़र पर्सपेक्टिव है, जो नागरिक मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण के नज़रिए से ये नेपाल में जो है सिटीजन चार्टर के बारे में ये बात करता है। एंड द सर्वे कंडक्टेड इन 6 की ऑर्गेनाइजेशन इन ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी रिवील्स लो अवेयरनेस एंड यूज ऑफ द सिटीजन चार्टर। और साथ ही 6 जो मतलब की ऑर्गेनाइजेशन है ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वहाँ पे वो इस बात की पड़ताल करता है कि किस तरह से सिटीजन चार्टर के प्रति जो है बहुत कम जागरूकता उस इलाके में देखी गई। एंड यूजर्स प्रेफर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिसर्स एंड इंटरमीडियरीज रादर देन रिलाइंग ऑन चार्टर। और ये बहुत रोचक बात है कि वहाँ से जो शोध निकल के आया उसने इस बात को भी रेखांकित किया कि किस तरह से जो वहाँ के आम नागरिक हैं वो सूचनाओं के लिए चार्टर पे बहुत कम भरोसा कर रहे थे। वो चार्टर की जगह अभी भी अफसरों पर या जो मध्यस्थ संस्थाएं हैं, जो बिचौलिए हैं, उन पर वो अधिक विश्वास कर रहे थे सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। And it further shows that there is also a perception of inconsistency between charter promises and the behavior of officers. So some users demand services based on the citizen charter। और ये आगे ये लेख इस बात को भी दिखाता है कि चार्टर में जो वादा और अधिकारियों के जो व्यवहार है उसमें असंगति है। मतलब चार्टर कहता है कि मान के चले जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है आपको सूचना देने के लिए, वो सेंसेबल हो, वो टाइमली आपको रिस्पॉन्स कर ले, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि वो अधिकारी जो हैं वो बहुत मतलब फ्रेंडली ट्रीट नहीं करते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं जो कस्टमर के साथ। तो उसके बीच का जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है उसको भी ये लेख जो है सामने रखता है। अगला जो है वो सेजून किजलिल इलान का है, एन का है, 2013 में प्रकाशित क्रिटिकल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव इनसाइट्स फ्रॉम सेलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स यूनिट, जो फिलीपींस जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2013 में प्रकाशित है। एंड दिस पेपर असेसेस द कंप्लेंट्स ऑफ सेलेक्टेड चार्टर विद इन द लॉ, रिवीलिंग शॉर्टकमिंग्स सच एज लिमिटेड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन फॉर्मुलेशन, वेरिंग लेवल ऑफ कंप्लेंट्स, इनकंसिस्टेंसीज एंड लैक ऑफ कस्टमाइजेशन एंड इनोवेशन बाय LGUs। यानी ये लेख चार्टर के अनुपालन का आकलन करता है और ये मान के चलता है कि किस तरह से विभिन्न स्तरों पर जो खामियां हैं, खासतौर पे इनकंसिस्टेंसी है और मतलब गैर निरंतरताएँ हैं, और किस तरह से जो है लिमिटेड जो स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो हितधारक समूह है वो बहुत सीमित आधार पे जो है इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो वहाँ पे वो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है। एंड दीज फाइंडिंग सजेस्ट दैट द इम्प्लीमेंटेड सिटीजन चार्टर लैक्स कंसिस्टेंट एडेरेंस टू NPM एंड चार्टिजियम प्रिंसिपल। साथ ही साथ ये इस बात को भी रेखांकित करता है कि इस तरह से नागरिक चार्टर में NPM और चार्टरवाद सिद्धांतों का लगातार पालन नहीं किया गया है।
ये अगला लेख जो है ड्रिवी जी 2005 में प्रकाशित है और ये सिटीजन चार्टर पब्लिक मैनेजमेंट रिव्यू में पब्लिश्ड है 2005 में। और ये दरअसल यूके में सिटीजन चार्टर के एक्सपीरियंस के बारे में फोकस करता है कि किस तरह से यूके में नागरिक संहिता का अनुभव रहा है। द आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट हाउ चार्टर्स आर embraced by both new right individualist and new left collectivist। मतलब इस चार्टर को दोनों विचारधाराओं ने किस तरह से आगे बढ़ाया, दोनों ने कैसे अपनाया, जो न्यू राइट जो थिंकर है वो और जो न्यू लेफ्ट है, मतलब एक तरह से आप माने तो जो उदारवादी है और जो अनुदारवादी है, मतलब जो लेफ्ट है, वाम पक्ष है, वो दोनों ने इसे जो है अपनाने का काम किया। इन द यूके द सिटीजन चार्टर हैज़ ब्लेंडेड इनटू पब्लिक सर्विसेज बट इन लेस विजिबल नाउ। द एसे हाईलाइट्स पोटेंशियल चार्टर शॉर्टकमिंग्स इंक्लूडिंग फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट, लैक ऑफ लीगल सपोर्ट। ये साथ ही साथ ये लेख चार्टर के अंदर की कई समस्याओं, खासतौर पे जो व्यक्ति की इंटाइटलमेंट है, जो व्यक्ति का जो है उसमें अधिकार की बात है, या जो कानूनी सपोर्ट का अभाव है, और जो है जो स्टाफ है वो कम ट्रेंड है, जिसके कारण जो है जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो एम्पावर ठीक से नहीं हो रहा है। इन सारी समस्याओं के ऊपर भी जो है ये लेख विस्तार से फोकस करता है। अगला लेख जो है पी गर्ग का है, सिटीजन चार्टर ए सिस्टम टूवर्ड्स मेकिंग ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। और इस लेख में वो दरअसल जो ऑथर हैं वो ब्यूरोक्रेसी के खासतौर पे लैक एम्पैथी, वो सहानुभूति का अभाव, और कंडक्ट देयर बिजनेस विदाउट इंथुजियाज़म, और जो काम करते हैं उसमें जो है इंथुजियाज़म यानी जोश की कमी, इन सभी बिंदु को रेखांकित करता और कहता है ये चैलेंज है, दिस चैलेंज इज़ टू मेक ब्यूरोक्रेट मोर रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम टनल विजन। और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसमें कि एक जो सुरंग दृष्टि है ब्यूरोक्रेसी की, उससे उसको आप बाहर निकालने की ज़रूरत है। और ये पेपर ऑल्सो एक्सप्लोर द सिटीजन चार्टर एज ए टूल टू अचीव दिस गोल, एग्जामिन examples to determine whether this tool can indeed make bureaucracy more responsible or responsible, और ये responsive and responsible। और साथ ही साथ ये लेख इस बात की भी पड़ताल करता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा उत्तरदायी बनाया जाए, कैसे उसे अनुक्रियाशील बनाया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके ऊपर ये जो है लेख आगे उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। अगला जो हिस्सा है आफ्टर डिटेल्ड, हमने जो अभी किया रिव्यू लिटरेचर, और ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिस्सा दरअसल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर की तरफ इशारा करता है, यानी जो नागरिक अधिकार है उससे जुड़े जो है क्या क्या 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो है पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, यानी कि प्रकाशित मापदंड, या कोई भी चीज़ जब आप सिटीजन चार्टर में लेके आते हैं तो वर्बली नहीं होता, ये मौखिक रूप से नहीं होता है, उसे प्रकाशित दस्तावेजों के माध्यम से आप उसको पुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इसका प्रमुख क्या है कि पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, जो हमने तय किया है तौर तरीका, जो हमने तय किया है नियम कानून, वो पब्लिश्ड होने चाहिए, वो प्रकाशित होने चाहिए। दूसरा जो ये फोकस कर रहा है जिस प्रिंसिपल को, वो है ओपननेस एंड इंफॉर्मेशन, यानी खुलापन और सूचना, यानी कुछ भी जो है वो गोपनीय नहीं है, कुछ भी आम नागरिक के पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। ये सिटीजन का चार्टर है, ये नागरिकों का दस्तावेज है और इसमें खुलापन होना चाहिए, नागरिक को वहां तक पहुंच होनी चाहिए एक एक सूचना के बारे में। इसीलिए ओपननेस और इंफॉर्मेशन उस चीज को डील करता है। थर्ड वन इज चॉइस एंड कंसल्टेशन, यानी चयन और परामर्श। अगर बहुत सारे विकल्प है, आप अगर जाते हैं किसी दफ्तर में और आप जाके बोलते हैं कि ये सिटीजन चार्टर के तहत मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, तो आपको डिफरेंट सुविधाओं के बीच में किसी एक का चयन करने का स्वतंत्रता होना चाहिए। और वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी होगा, उसके लिए आपको कंसल्टेशन देने का काम, आपको सहायता परामर्श देने का काम वो पर्टिकुलर संस्था करेगी। इसलिए चॉइस और कंसल्टेशन भी उसका एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, चयन और परामर्श। अगला जो है वो है कर्टसी एंड हेल्पफुलनेस, यानी सौजन्यता और सहायता। जो संस्था के पास आप सूचना के लिए जा रहे हैं, अधिकार की जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं, और उसका ये रवैया होना चाहिए कि वो आपसे कर्टसी के साथ बात करे, आपको सौजन्यता शालीनता के साथ बात करे, और साथ ही उसका रवैया आपके साथ हमेशा जो है सहायता का होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार कोई इंडिविजुअल, कोई संस्था, कोई कर्मचारी आपके साथ
सौजन्य तरीके से, शालीन तरीके से व्यवहार करता है तो आप हमेशा उसे याद रखते हैं, उसके व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति जाना जाता है। तो ये भी एक चेंजिंग माइंडसेट है जब हम सिटीजन चार्टर में इस तरह की चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। तो अगला है ग्रीवेंस रिड्रेसल। उस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये मान के चलिए। और जो मैकेनिज्म है वो क्या कहता है? मैकेनिज्म कहता है कि हमारी जो शिकायतें हैं उसको निपटारा करने के लिए क्या यंत्र है आपके पास। तो जो शिकायत को निपटारा करने के लिए तंत्र होना चाहिए वो भी पुष्ट होना चाहिए, तभी वो जो है पूरा मैकेनिज्म काम करता है। एंड लास्टली विद इन 6 प्रिंसिपल्स, लास्ट वन इज वैल्यू फॉर मनी। धन का मूल्य है। तो कोई भी संस्था जब आप जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि मुझे सलाह दीजिए कि मैं कहाँ पे कौन सी सेवा को लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आप रेलवे में कभी जाते हैं, रेलवे के ऑफिस में या पोस्टल ऑफिस में, तो आप जाते के साथ देखिएगा दीवारों पे जो है बड़े अक्षरों में लिखा होता है, हम नागरिक हैं और ये हमारा अधिकार है। मतलब यही है सिटीजन चार्टर। मतलब आप उस दफ्तर में जाएं और वहां पे आपको कोई आपको ब्लैकमेल ना करे, आपको मिसगाइड ना करे, आपको जहां जाना है उसकी जगह कुछ और ना बताए, आपसे पैसे ना ऐंठे। तो एक नागरिक होने के नाते हमें एक चार्टर निर्देशित किया गया है, ये फला 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 हमारे अधिकार हैं और हम उस अधिकार को पाने के लिए क्या क्या चेष्टा कर सकते हैं। और जो संबद्ध संस्था है, जो एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस है, वो आपको अधिकार प्रदान करने के लिए क्या क्या व्यवहार करेगा। तो इसलिए क्योंकि हम सब मध्यम वर्ग से हैं, तो एक उनके लिए मूल्य जो है बहुत होता है पैसे का, तो उसका वैल्यू बताना भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसे इसे फोकस करना चाहिए, और ये फोकस करती है इस पे। नेक्स्ट वन इज, जब हम बात करते हैं, हमने जो 6 प्रिंसिपल्स देखा, उसके अलावा कुछ और भी 6 प्रिंसिपल्स के पार्ट हैं। जैसे क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गुणवत्ता का मतलब क्या है? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जो आपको सेवा दी जा रही है उसमें गुणवत्ता में सुधार है या नहीं। पहले जो सेवा मिलती थी परंपरागत रूप से सिटीजन चार्टर के आने से पहले, उसकी गुणवत्ता को आज की गुणवत्ता के साथ आप कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको साफ लगेगा कि हाँ, सिटीजन चार्टर के आने के बाद गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो गुणवत्ता एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको बार बार जो है हासिल करने की कोशिश करता है सिटीजन चार्टर। सेकेंड वन इज चॉइस, यानी चयन फॉर द यूजर्स वेरेवर पॉसिबल। जहाँ भी संभव हो यूजर के लिए थोड़ा सा चयन की सुविधा होनी चाहिए कि अगर फला 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 विकल्प है तो मैं इसमें से क्या चुनूं। तो यूजर के पास जो है, एक कस्टमर के पास, एक नागरिक के पास इतना सुविधा होना चाहिए कि वो जो चुनना चाहता है उसे वो चयन करने की स्वतंत्रता मिले। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड, यानी मापदंड, स्पेसिफाइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट विद इन ए टाइम फ्रेम। मतलब एक निश्चित समय फ्रेम में क्या उम्मीद किया जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमने एक टाइमलाइन तय किया है और उसमें हमें क्या अचीव करना है, तो उसे हम स्टैंडर्ड के साथ ही उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वैल्यू, मूल्य फॉर द टैक्स पेयर्स वैल्यू, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम मूल्य को भी फोकस करें इसमें। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी व्यक्ति या जो भी संगठन सेवा प्रदान कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है कि जवाबदेही वो तय करे, और जवाबदेही उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता इन रूल्स, इन प्रोसीड्योर, स्कीम्स एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। यानी नियमों में, प्रक्रियाओं में, स्कीमों में और ग्रीवेंस रिड्रेसल में, यानी कि जो शिकायतों का निपटारा है करना, उन सब में हमें जो है क्या करना है, हमें पारदर्शी बनना है। एंड लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिव, यानी कि सहभागी तभी होंगे जब आप कंसल्ट करेंगे, जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, जब आप उसमें सलाह लेंगे, संलग्न होंगे, तो पूरी प्रक्रिया जो है खुद ब खुद क्या कहती है, वो सहभागी हो जाती है और उसका नेचर ऑफ वर्क जो है वो चेंज हो जाता है। सिटीजन्स का क्या एक्सपेक्टेशन है उस पूरी चीज़ों से, नागरिकों की क्या उम्मीद है। जब हम नागरिक संहिता की बात करते हैं, नागरिकों के लिए ही ये संहिता है, तब नागरिक क्या क्या उम्मीद कर सकता है उस संहिता से। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। जब भी हम कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस देखते हैं, यानी जब हम देखते हैं कि जब कोई संस्था लगातार अच्छा काम करे, आप एक बार गए, उन्होंने आपसे अच्छा बिहेव किया, फिर आप गए, फिर वो आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो जैसे ही
वो संस्था आपसे लगातार अच्छा बिहेव करती है तो कहीं ना कहीं आपका उसके प्रति विश्वसनीयता बढ़ता है, मतलब आप रिलायबिलिटी हो जाती है, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर संस्था, ये पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत रिलायबल है, इस पे आंख मूंद के विश्वास आप कर सकते हैं। सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिवनेस, यानी अनुक्रियाशीलता, यानी टाइमली सर्विसेज। जब भी आप जा रहे हैं, जो टाइम है आपको तुरंत सेवा प्रदान किया जा रहा है, तुरंत आपकी समस्याओं को निपटारा किया जा रहा है, यानी टाइमली जब आपको सर्विसेज मिल रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिवनेस इससे दिखाई पड़ता है। थर्ड वन इज क्रेडिबिलिटी, यानी साख जिसको हम कहते हैं, हैविंग कस्टमर्स इंटरेस्ट इन हर्ट। जो संस्था जुड़ा हुआ है नागरिकों के साथ, हमेशा उसके लिए जरूरी है कि वो साख अपनी बनाए रखे, और साख का मतलब है कि हमेशा निजी हित नहीं बल्कि कस्टमर के इंटरेस्ट को वो अपने हृदय में रखे, और कस्टमर के हित को अगर वो सर्वोपरि हित मानेगा तो वो संस्था उतना ही अधिक जवाबदेह, अधिक पारदर्शी बनेगी। नेक्स्ट वन इज अटेंशन टू कस्टमर्स नीड, जो ग्राहक है उसके हितों पर ध्यान देने की जरूरत, यानी ग्राहकों के प्रति आप जैसे ही हित के बारे में सोचेंगे ग्राहकों की, यानी आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखेंगे, आप एरोगेंसी नहीं दिखाएंगे, आप उनके साथ फ्रेंडली ट्रीटमेंट करेंगे। एंड लास्ट वन इज कर्टसी एंड केयर, यानी सौजन्यता और देखभाल, यानी फिजिकल एविडेंस ऑफ विलिंग टू वर्क। कभी भी आप जाइए संस्था में और आपको अगर दिख रहा है कि सामने वाला बंदा आपके लिए सचेत है, उठ के काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, आपको सुविधा मुहैया कराना चाह रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर बंदा जो है बेसिकली ही इज विलिंग टू वर्क। हाँ, उसका पॉजिटिव कुछ जो है संदर्भ है आपके साथ काम करने का। तो ये भी पूरा सिटीजन एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है। अगले हिस्से में हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ गुड चार्टर और अच्छे चार्टर के तत्व का, और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु इसमें हैं, यानी कि लगभग 8-9 बिंदु है जिस पे हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ गुड चार्टर में मतलब अच्छे चार्टर के कई तत्व में हम जिन तत्वों की चर्चा कर रहे हैं उसे हम बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज फोकस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी ग्राहकों की ज़रूरतों पे फोकस किया गया है इसमें। यहाँ पर्टिकुलर उस संस्था की ज़रूरत से मतलब नहीं है, यहाँ ग्राहकों की ज़रूरतों से मतलब है, क्योंकि सिटीज़न का चार्टर हम ड्राफ्ट करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड वन इज सिंपल लैंग्वेज। हम अमूमन देखते हैं कि जिसके लिए हम सोच रहे हैं या जिसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं वो कैसा तबका है, वो समाज का कैसा वर्ग है, वो समाज का कमज़ोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, कम पढ़ा लिखा वर्ग है, तभी वो अपने अधिकारों के लिए बात करना चाह रहा है और उसके लिए आप चार्टर लाने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए आप कुछ भी ड्राफ्ट कर रहे हो तो भाषा बहुत सामान्य होनी चाहिए, जागन से फ्री होनी चाहिए, मतलब बहुत अलंकृत संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ना होके बिल्कुल शुद्ध सिंपल सामान्य भाषा में, और अगर हिंदी के अलावा भी अगर उस इलाके में कुछ स्थानीय भाषाएं हैं तो उसमें भी उसे लिखी जानी चाहिए, इसका ये आग्रह है। अगर वो इलाका जो है साउथ इंडिया का है तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस में, अगर वो राजस्थान का है तो वहाँ के लैंग्वेज में, अगर वो बुंदेलखंड का है तो बुंदेलखंडी में, तो तभी उसकी सिंप्लिसिटी निकल के आएगी। तो सिंपल लैंग्वेज भी उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। थर्ड वन इज सर्विस स्टैंडर्ड। जो सेवा आप प्रदान कर रहे हैं वो सेवा के कुछ मानक होने चाहिए, कुछ फिक्स रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए, तभी अब वो सेवा की निरंतरता भी जो है वो निकल के आती है। अगला है इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, और जो समस्या है उसका स्थायी समाधान के प्रति भी जो है सचेत होना है कि द्रुत समाधान कैसे हो, स्थायी समाधान और प्रभावी समाधान कैसे हो, ताकि जो कस्टमर है, जो सिटीज़न है, उसके अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग इमेज उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के प्रति हो कि उस संस्था ने हमारी समस्या को समाधान कर दिया। तो एक इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ का भी भाव होना चाहिए अच्छे सिटीज़न चार्टर के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग। यहाँ प्रशिक्षण का आशय ये है कि जिस संस्था में आप जा रहे हैं कुछ जानने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए, उस संस्था में संलग्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वो कैसे नागरिक मैत्री हों, नागरिक अभिमुखी हों, यानी वो सिटीज़न के प्रति कैसे जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो, सिटीज़न के कंसर्न के प्रति कैसे वो सचेत हो, वो सिटीजन फ्रेंडली कैसे एटीट्यूड रखे, ये तभी होगा। स्पीडी वर्क कैसे हो, कम पैसे में कैसे अच्छा आउटकम आए, ये सब के लिए चाहिए कि ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, और ट्रेनिंग का पूरा प्रावधान जो है वो बहुत ज़रूरी है गुड एलिमेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर में। नेक्स्ट वन इज़ डेलीगेशन।
डेलीगेशन का आशय ये होता है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को एक व्यक्ति दूसरे को डेलीगेट करता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को डेलीगेट करता है, ताकि वो कार्य कम समय में और कम लागत में प्रभावी तरीके से हो जाए, वो अतिरिक्त उसमें कोई विलंब ना हो। तो डेलीगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक भाग है गुड सिटीजन चार्टर का, जिसको अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का ये आशय है कि जब भी आप किसी संस्था में जाते हैं और आपको सेवा देती है, तो आप उसकी सेवा से खुश हैं या आपको लगता है कुछ उसमें कमी है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म का यही मतलब है कि नागरिक अपनी राय बताए कि हाँ, बेहतरीन सेवा मुझे मिला, या फिर ये बोले कि इस सेवा में ये फला सुधार किया जा सकता है, या ये भी बोले निगेटिव फीडबैक में कि बिल्कुल अच्छा मुझे जो है यहाँ से सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये एक नया मोड है। आप देखिएगा टीचिंग में भी ये आजकल प्रचलित हो गया है, यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहा है कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि टीचर्स का फीडबैक दीजिए, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो इंस्टीट्यूशन का फीडबैक दीजिए कि वो कैसे काम कर रही है, कैसे आपको पढ़ा रही है, कैसे आपको सिखा रही है। तो ये पूरे संस्थाओं को आंसरेबल बनाने की का एक मुहिम है, और ये गुड गवर्नेंस के एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज क्लोज मॉनिटरिंग, यानी करीबी से निगरानी। मतलब जिस संस्था के साथ आप संबद्ध हैं, वहाँ के कार्य की प्रणाली, वहाँ काम किस तरह से हो रहा है, ठीक हो रहा है, कमी है, बेहतर किया जा सकता है क्या, उसके एक एक स्टेजेस का, एक एक प्रक्रियाओं का अगर हम करीब से क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे काम जो है बेहतर होता है उससे। एंड देन लास्ट वन इज पीरियोडिक रिव्यू, यानी आवधिक समीक्षा, यानी जो काम हो रहा है, जो किया जा रहा है, ये सबसे बेहतर है उसकी सफलता के लिए कि समय समय पर उसकी समीक्षा की जाए। हो सकता है वो समीक्षा साप्ताहिक हो सकता है वो समीक्षा मासिक हो सकता है वो समीक्षा जो है वो 6 महीने में हो सकता है 1 वर्ष में हो, लेकिन उसकी समीक्षा बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करके आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो आपने देखा कि कैसे एक गुड सिटीजन चार्टर का जो विशेषताएं हैं उसको ये सारे एलिमेंट्स इंगित करता है। अब हम अगले हिस्से में ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो सिटीजन चार्टर की अवधारणा है उसका विकास कैसे हुआ इंटरनेशनली। तो हम जानते हैं कि यह अवधारणा यूके में 1991 में पहली बार जो है क्रियान्वित की गई थी, और वहाँ की अनुदारवादी यानी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, जिसमें वहाँ नेतृत्व जॉन मेजर संभाल रहे थे, उन्होंने सिटीजन चार्टर को वहाँ लागू किया था। उन्होंने नेशनल प्रोग्राम वहाँ की थी, उसमें सिटीजन चार्टर को इंट्रोड्यूस किया था, और इसका उद्देश्य लोक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना था, यानी जो पब्लिक सर्विस है उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए इसको लागू किया जाता। इस कार्यक्रम को लेबर पार्टी ने के टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में भी बाद में 1998 में पुनः शुरुआत किया गया, यानी स्टार्ट हुआ 1991 में यूके में, जॉन मेजर ने करा, और बाद में टोनी ब्लेयर जो लेबर पार्टी के नेता थे उन्होंने भी 1998 में इसे अपनाया। मतलब कंजर्वेटिव और लेबर दोनों गवर्नमेंट ने यूके में इसे अपनाया, इसे आगे बढ़ाया। नागरिक संहिता की अवधारणा के अगर विकास को देखें संपूर्ण रूप से कैसे वर्ल्ड वाइड ये डेवलप्ड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये बेल्जियम में 1992 में जो है यूके के बाद बेल्जियम में दूसरा देश है जहां ये इनिशिएटिव स्टार्ट होता है, और ये पब्लिक सर्विस यूजर्स चार्टर के नाम से, सिटीजन चार्टर डायरेक्ट नाम नहीं था बल्कि पब्लिक सर्विस यूजर चार्टर था बेल्जियम में। फ्रांस में उसी वर्ष सर्विस चार्टर के नाम से ये स्टार्ट होता है। स्पेन में उसी वर्ष यानी 1992 में तीनों देशों में, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन में जो है ये स्टार्ट होता है। स्पेन में द क्वालिटी ऑब्जर्वेटरी के नाम से इसकी जो है शुरुआत की गई। मलेशिया में 1 वर्ष बाद 1993 में क्लाइंट चार्टर के नाम से ये आता है। जमैका में 1994 में सिटीजन चार्टर के नाम से आता है, यानी पहली कंट्री है जमैका जिसमें इसको मूल रूप से सिटीजन चार्टर के नाम से ही स्वीकार किया गया। कनाडा में 1995 में सर्विस स्टैंडर्ड इनिशिएटिव शीर्षक से इसको लाया गया। भारत में भी 1997 में इसे लाया गया और ये सिटीजन चार्टर के नाम से ही भारत में भी आया। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे 1997 में सर्विस चार्टर के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक अमूमन डेवलपमेंट जो है विभिन्न देशों में जब हुआ है उसकी एक लिस्ट है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि सिटीजन चार्टर की अवधारणा का किस तरह से सभी देशों में विकास हुआ है। भारतीय परिदृश्य में अगर हम सिटीजन चार्टर के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि दिनांक
24 मई 1997 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सिटीजन चार्टर को अपनाया गया। 24 मई 1997 को इंडिया में अपनाया और इसके अंतर्गत जो निर्णय लिए गए उसमें दो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण थे। यह निर्णय लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न सेक्टरों जैसे रेलवे, टेलीकॉम, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आदि में नागरिक संहिता की शुरुआत करेगा। तो ये सारे सेक्टर में जो सरकारी तंत्र है वहाँ सभी जगह हमने देखा कि जो सिटीजन चार्टर है उसको शुरू किया गया और यह भी निर्धारित किया गया कि लोक जवाबदेही को व्यापक संदर्भ में प्रयोग लाना चाहिए। जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है उसको वाइडली हमें यूज में लाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों के संतुष्टि के अनुसार इसे विश्लेषित किया जाए, यानी जो लोकल लोग हैं वो सेटिस्फाइड हों और अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो उसी हिसाब से हम उसे विश्लेषित कर पाएंगे कि ये कितना सफल है, कितना विफल है और किस तरह का उसका आउटकम निकल के आया है। तो उस संदर्भ में उसको विस्तार से हम इसमें देख सकते हैं। एक और मॉडल है जो बहुत प्रचलित है और इस मॉडल को हम सेवोत्तम मॉडल कहते हैं, जो कि सिटीजन चार्टर से जुड़ा हुआ मॉडल है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है सेवोत्तम, सेवोत्तम में दो शब्द है, एक है सेवा और एक है उत्तम। दो शब्द से मिलके ये बनता है सेवोत्तम और जिसका अंग्रेजी तर्जुमा में हम कह सकते हैं एक्सेलेंस इन सर्विस, यानी सेवाओं में उत्तम सेवा प्रदान करना। और इस प्रतिमान की जो है विभिन्न विशेषताएं हैं अगर आप देखें तो, और जो इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली है नागरिक संहिताओं का सफलतम क्रियान्वयन। जो भी सिटीजन चार्टर है उसको हम सब कैसे सफल तरीके से क्रियान्वित करते हैं। दूसरा था कि शिकायतों की निपटारा संबंधी तंत्र, जो शिकायत है उसको निपटारा करने के लिए क्या तंत्र है, क्या पद्धति है, क्या व्यवस्था है, उसको फोकस किया। और थर्ड वन इज सर्विस डिलीवरी संबंधी सक्षमता निर्माण, यानी जो सर्विस डिलीवरी हम कर रहे हैं उसमें हम कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करें। तो जैसा कि सेवोत्तम मॉडल में आपने देखा तीन इंपॉर्टेंट घटक है, कंपोनेंट है। पहला घटक जो है वो मॉडल के पहले घटक के लिए प्रभावी चार्टर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता होती है, जिसे संगठन द्वारा सेवा वितरण आवश्यकताओं को निर्धारित करने के तरीके में नागरिकों के इनपुट प्राप्त करने के लिए एक चैनल खुल जाता है। मतलब नागरिकों के इनपुट को कैसे आप समाहित करिएगा उसमें, उसके लिए एक चैनल स्टैब्लिश होता है। इसीलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में। मॉडल का दूसरा घटक सार्वजनिक शिकायत निवारण यानी पब्लिक सर्विस ग्रीवेंसेस के लिए एक अच्छी शिकायत प्रणाली यानी गुड सर्विस रिड्रेसल सिस्टम की आवश्यकता पर बल देता है, जो इस तरीके से संचालित हो कि नागरिक इस बात से अधिक संतुष्ट हो कि संगठन अंतिम निर्णय के बावजूद शिकायतों पे कैसे प्रतिक्रिया देता है। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि आपने मतलब इस तरह के संचालित हो कि नागरिक इस बात से अधिक संतुष्ट हो कि अंतिम निर्णय जो भी कुछ हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो पर्टिकुलर संगठन आपके साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे व्यवहार करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, क्या वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा है या बहुत वो एपैथी के साथ, बहुत जो है वो तल्लीनता के साथ एक सिटीजन के साथ व्यवहार कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें पहले तक बहुत बहुत कम बात किया जाता था, लेकिन सेवोत्तम मॉडल के माध्यम से जो है इन सारी चीज़ों को खासतौर पर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल से जुड़ा एक सिस्टम, साउंड सिस्टम को स्टैब्लिश करने पे इस पे जोर दिया गया। और तीसरा घटक जो है वो सेवा वितरण में उत्कृष्टता को फोकस कर रहा है, मतलब एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी। इसका मानना है कि एक संगठन सेवा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन तभी कर सकता है जब वो अच्छी सेवा वितरण के लिए प्रमुख तत्वों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सके। मतलब मैं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन तभी कर सकता हूं जब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसको मैं ठीक तरीके से प्रबंधन करूं और जो वितरण की प्रणाली है उसमें लगातार सुधार हो। आज हम जो वितरण कर रहे हैं कल उससे और बेहतर करें, परसों उससे और बेहतर करें और साथ ही साथ अपनी क्षमता का भी निर्माण करें। और जब हम ये कर रहे होते हैं कि हम वितरण आज कर रहे होते, कल कर रहे होते, परसों कर रहे होते, तो ये करते हुए जब हम अपने नंबर्स बढ़ा रहे होते, आज हम जितना वितरण कर रहे हैं कल उससे ज़्यादा, परसों उससे ज़्यादा, तो साथ ही साथ हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी उसके माध्यम से अपनी क्षमता को भी विस्तार कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता को भी इससे क्या कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं।
हाँ, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए, वो है सेकेंड एआरसी की उपलब्धि। अगर हम सिटीजन चार्टर और उसके प्रावधानों को देखें तो जो सेकेंड एआरसी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वीरप्पा मोइली कमीशन भी इसको कहते हैं, 2005 में स्टैब्लिश किया गया था और इसने भी निम्नलिखित सुझाव दिया सिटीजन चार्टर के लिए। और इसने कहा कि एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता है। मतलब इसने ये माना कि एक यूनिवर्सल सिटीजन चार्टर का मॉड्यूल हो और सभी लोग उसको पहन ले और वो सभी जगह प्रभावी हो, ऐसा नहीं है। जो वेरिएशन है देश के अंदर, उस वेरिएशन को आत्मसात करते हुए हमें सिटीजन चार्टर को डेवलप करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लैंग्वेज का इशू है, भाषा का इशू है, उस मामले में आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि एक साइज सबके लिए फिट हो, सभी एक साइज में आ जाए। अलग अलग देश के अलग अलग लोकल कंटेक्स्ट, वहाँ का लोकल संदर्भ, वहाँ की भाषाएं, वहाँ का परिवेश, वहाँ का आप कह सकते हैं कि कंटेक्स्ट, ये सब के साथ आप सिटीजन चार्टर को ढालना पड़ेगा, तभी और ये प्रभावी हो पाएगा। सेकेंड इज नागरिक संहिता को व्यापक तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें नागरिक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब सिविल सोसाइटी का भी इम्पोर्टेंट रोल है कि वो किस तरह से जो है नागरिक संहिता को मजबूत बनाए, किस तरह से वो जो है उसमें अपनी भूमिका निभाए। इसके अंतर्गत ठोस प्रतिबद्धता पर भी, यानी कि साउंड कमिटमेंट पर को भी फोकस किया गया है। पदासीन अधिकारी परिणामों के प्रति जवाबदेह होते हैं और वो जवाबदेही उसकी तय की जानी चाहिए। आंतरिक प्रक्रिया और संरचना में सुधार लाने की भी इसमें बात की गई। पदासीन पदाधिकारी परिणामों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। इन सारी चीज़ों को भी जो है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में फोकस किया गया, जो कि सिटीजन चार्टर के जो मेन एलिमेंट है, सिटीजन चार्टर का जो मेन गोल है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अगले हिस्से में हम देखते हैं उसकी विशेषताओं में कि नागरिक संहिता अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी और प्रभावशाली सरकार की स्थापना करता है। मतलब वो ये मान के चलता है कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अधिक अकाउंटेबल हो, अधिक रिस्पॉन्सिबल हो, अधिक इफेक्टिव हो। और ये तभी हो अगर ऐसी सरकार है तो वहाँ डेफिनेटली नागरिक संहिता जो है वो अच्छी स्थिति में होगा। सेकेंड, ये नागरिकों के लिए जवाबदेही स्थापित करता है, यानी अकाउंटेबिलिटी भी तय करता है। इससे सरकारी सेवाओं और कार्यक्रमों में भी जो है अधिक सतत और प्रभावी होता है। अगर आप सिटीजन चार्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग अच्छी सेवाओं तक उनकी पहुंच हो सकेंगी और सार्वजनिक नीति और सेवाओं वितरण को में प्रभावित करने में वो सक्षम होंगे। जो समाज का कमजोर तबका है उसके तक सेवाओं की पहुंच होगी, और जब उसके तक पहुंच होगी तो वो अपनी आकांक्षाओं से, अपने इंस्पिरेशन से, अपनी डिमांड से लोक नीति को प्रभावित कर सकेगा। और आगे नागरिक संहिता के द्वारा भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की समस्या भी समाप्त होगी। जो करप्शन का इशू है, जो रेड टेपिज्म का इशू है, ये सारे इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। और इन सारे इशूज़ से तभी लड़ा जा सकता है जबकि सिटीजन चार्टर के पूरे मैकेनिज्म को हम जो है बहुत प्रभावी तरीके से लागू करें। और लाल फीताशाही का आशय हम लोग सब परिचित हैं। अमूमन जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फाइलें हैं, फाइलों की कतार है, वो लाल फीते से बंधी होती है। और लाल फीते से फाइलों का बंधा होना एक तरह से सिंबल है, एक तरह से संकेत है कि काम करने में विलंब करना है संस्था को। तो और जैसे ही काम करने में विलंब होगा तो ये भ्रष्टाचार का सूचक है। इसीलिए कहा गया है कि लाल फीताशाही की समस्या जो है एक तरह से करप्शन को इंडिकेट करता है, तो वो भी उससे कहीं ना कहीं इंडल्ज होता है। आगे नागरिक संहिता की विशेषता को देखें तो सिटीजन चार्टर के बाद अब नागरिकों को केवल लाभार्थी नहीं माना जा रहा है, बल्कि विकास परियोजनाओं में नागरिकों को समान हितधारक के रूप में दिखाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिटीजन केवल बेनिफिशियरी नहीं है कि सरकार आ रही है, रेवड़ियाँ बांट रही है और हम उन रेवड़ियों का लाभ उठा रहे हैं। नहीं, सिटीजन चार्टर आने के बाद ये धारणा बहुत स्ट्रांगली जो है वो स्टैब्लिश कर गई है कि नागरिक आज एक समान हितधारक है, एक इक्वल को पार्टनर के रूप में है। और जैसे सरकार है वैसे नागरिक है, दोनों इक्वल स्टेज पे है। तो उस कारण से वो अपने राइट के लिए जो है वो सरकार के साथ जो है वो निगोशिएट कर रहा होता है। कानूनों के उचित कार्यान्वयन और वस्तुओं की डिलीवरी के लिए सार्वजनिक
जो है संस्थागत तंत्र में पुनरुत्थान होगा, यानी कानून के उचित क्रियान्वयन और डिलीवरी के लिए जो जो पब्लिक जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल तंत्र है उसमें भी इससे पुनरुत्थान होगा, क्योंकि काम करने का तरीका बिल्कुल इससे बदल जा रहा है। समस्याओं का प्रभावशाली तरीका से निपटारा भी नागरिक संहिता के द्वारा होगा, यानी जो नागरिक संहिता है उसके माध्यम से जो समस्याएं होंगी उसका भी प्रभावशाली आप निपटारा कर सकते हैं। अगला है नागरिक चार्टर बिल 2011। आप देख सकते हैं जो बिल 2011 में आया था उसमें लोकसभा के पटल पर लाया गया था। इस बिल का उद्देश्य था उनकी समस्याओं के निपटारे और उन्हें निश्चित समय में वस्तु और सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। इस बिल का उद्देश्य नागरिक चार्टर को सभी प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य बनाना था, लेकिन 15वीं लोकसभा विघटन के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाई, ये बिल वहीं पे रुक गई। अब हम बात करते हैं कमियां क्या है जो सिटीजन चार्टर की कमी है और क्या क्या चैलेंजेस है। पहला तो भागीदारी तंत्र की कमी एक बड़ी कमी है, मतलब नागरिक संहिता को अत्याधुनिक कर्मचारियों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से नहीं तैयार किया जाता है जो अंततः इसे लागू करेंगे। यानी जब आप बना रहे हैं सिटीजन चार्टर तो डेफिनेटली सिटीजन प्लस ऑफिसर्स जो उसके साथ संलग्न होंगे दोनों को ही इसमें भागीदार करके एक फाइनल इसका सेटअप करना चाहिए। जो नहीं हो रहा है उसकी कमी है। खराब डिज़ाइनिंग भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है जो इसकी कमी में आप शुमार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अंतिम उपभोक्ताओं को जो है वो किसके प्रति जवाबदेही वो तय करेगा। अगर उसके साथ कोई परिणाम सफल नहीं होता है तो वो जो है किस एजेंसी को आप जवाबदेह ठहराएंगे। तो वो खराब डिज़ाइनिंग और सामग्री इसके लिए जिम्मेदार है। सार्वजनिक जागरूकता का अभाव, अभी भी लोग फहम के बीच ये जानकारी का अभाव है कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। आपको जब मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में बताया कि सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है तब आपको समझ में आया होगा, लेकिन सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, नागरिक समाज की तरफ से इस तरह की जागरूकता अभियान का जो है अभाव है। फलतः ये बहुत लोकप्रिय संकल्पना अभी तक नहीं निकल के आई। आप देखते हैं 97 में आ चुका है, 2007, 17, 25 साल 30 साल होने को चला और अभी भी सिटीजन चार्टर के प्रति लोगों को समझ नहीं कि आखिर है क्या। कोई उचित परामर्श चार्टर को शायद ही कभी अपडेट किया जाता है। इसे एक बार का अभ्यास बनाना और एक समय में स्थिर करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसको टाइमली जो है हमें ऐसे अपडेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कोई उचित परामर्श नहीं। नागरिक चार्टर का मसौदा तैयार करते समय अंतिम उपयोगकर्ता, नागरिक समाज, संगठन और गैर सरकारी संगठनों से परामर्श तक नहीं किया जाता है। यानी जो उसको यूज़ करेंगे, जो नागरिक समाज होंगे, जो गैर सरकारी संगठन होंगे, उनसे परामर्श नहीं किया जाता है। चूँकि सिटीजन चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हितधारक हैं उनके साथ इसको परामर्श किया जाए, तभी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अगला है वितरण के मापने योग्य मापकों को शायद ही कभी परिभाषित किया गया है। ये उसकी सबसे बड़ी वो है कि जो मापक हैं वितरण के उसको कभी परिभाषित ही नहीं किया गया है कि उसको कैसे डिफाइन किया जाए। रुचि की कमी भी इम्पॉर्टेंट है कि संगठन द्वारा अपने सिटीजन चार्टर का पालन करने में बहुत कम रुचि दिखाई देती है। वो बहुत कम इंथुजियास्टिक लगते हैं कि वो सिटीजन चार्टर को उनको फॉलो करना चाहिए, और अगर वो संगठन में चूक होने पर नागरिकों को मुआवजा देने के लिए नागरिक अनुकूल तंत्र नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है गलती करता है तो वो मुआवजा जो देगा उसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर तंत्र स्टैब्लिश नहीं है इसके अंतर्गत। पर एक प्रमुख जो समस्या है वो एकरूपता की भी है। मूल संगठन के अंतर्गत सभी कार्यालयों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर रखने की प्रवृत्ति है, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको जब तक उसके अंदर विविधता नहीं रखेंगे, स्थानीय मुद्दों को उसके अंदर स्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक जो है ठीक से काम नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, कैसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। आप एक स्ट्रक्चर बना के सबको चाहेंगे उसके अंदर डाल देंगे, वो संभव नहीं है। व्यापक परामर्श प्रक्रिया भी जो है इसके अंतर्गत होनी चाहिए, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। और चूक के मामले में निवारण तंत्र, अगर कोई गलती होती है तो एक निवारण तंत्र भी आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा जिससे ये आगे बढ़े। टाइम बाय टाइम इसको मूल्यांकन करना भी इसके लिए स्टार्ट करना चाहिए, तभी ये नागरिक संहिता अधिक जो है वो प्रभावी होगी। रिकमेंडेशन क्या हो सकता है और आगे बढ़ने का? पहला ये हो सकता है कि चार्टर के निर्माण के प्रत्येक चरण में नागरिक और कर्मचारियों के बीच परामर्श प्रक्रिया हो, आपस में दोनों के बीच जो है परामर्श होते रहना चाहिए। विभाग की मुख्य विशेषता, लक्ष्य, दृष्टिकोण और मिशन विवरण, कौशल विकास, समस्या समाधान और शिकायतों से निपटारा करने में अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो, कैसे ग्रीवेंस को रिड्रेसल करे। उसके लिए एक आपको ओरिएंटेशन डेवलप करना पड़ेगा। उसमें उपभोक्ता की शिकायत और निवारण पर एक डेटाबेस बनाने की आवश्यकता। अगर मैं उपभोक्ता हूँ, मेरी समस्या है,
आप उपभोक्ता हैं, आपकी समस्या है, तो सभी समस्याओं को एक साथ संग्रहित करके एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए, ताकि उसके आधार पे संस्था आगे जो है अपने अपने काम करने के तरीकों को सुधार सकता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ जो है अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए। एलोकेशन बजट्स फॉर ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ एंड अवेयरनेस जनरेशन, कर्मचारियों को आप अवेयरनेस करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, अवेयरनेस कैंपेन के साथ जोड़िए। रिवीजन ऑफ पॉलिसीज बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड, अगर जमीन पे कुछ अच्छा काम हो रहा है, कुछ अच्छी काम हुआ है सिटीजन से चार्टर से जुड़े हुए, तो वहाँ पे आप जो है उनके सारे एक्सपीरियंस को भी आप एकत्रित कीजिए, ताकि उससे और बेहतर सिटीजन चार्टर का निर्माण हो सकता है। फाइनली कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गुड गवर्नेंस का, और इसे निश्चित तौर पे हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सिटीजन चार्टर को विभिन्न तरीके से हम उसके पूरे डेवलपमेंट को देख सकते हैं। पहला, एक अधिक प्रभावी, इफेक्टिव, कार्यकुशल, उत्तरदायी सरकार के साथ साथ प्रतिबद्ध नागरिक भी होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सिटीजन चार्टर अच्छे से लागू हो। ये गरीब और हाशिए पर स्थित कमजोर वर्गों को सशक्त करता है सिटीजन चार्टर, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है उसकी खासियत है। और एक स्वस्थ, समावेशी और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रभावित करने में भी ये योगदान करेगा। तो तीनों तरीके से जो है ये इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और इस संदर्भ में, व्यापक संदर्भ में जो है सिटीजन चार्टर के पूरे डायमेंशन को देखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है लेक्चर आपको बहुत रुचिकर और बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा, और फिर हम अगले लेक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण अगले टॉपिक पे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है आपका धन्यवाद।